बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एप्लीकेशंस ऑफ एरोमेटिसिटी। आज हमने डिस्कस करना है कि पास्ट पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और उनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, और इसके अलावा इनमें से और कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सब कुछ आज हम डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं कि एरोमेटिसिटी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे आपके क्लियर हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है, इसमें हमसे पूछा जा सकता है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स के बारे में। जैसे अगर हम पार्ट फर्स्ट की बात करें तो इसमें हमें ए बी सी 3 डिफरेंट कंपाउंड्स दिए गए हैं। तो हमसे पूछा जा सकता है कि आप बताएं कि इनमें से कौन से कंपाउंड्स ऐसे हैं जो स्टेबल हैं, मींस एरोमेटिक हैं, कौन से एंटी एरोमेटिक हैं जो हाईली अनस्टेबल हैं, और कौन से नॉन एरोमेटिक हैं। तो जो रूल्स हमने पढ़े हैं उन्हीं को अप्लाई करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें पार्ट 1A की, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कंपाउंड साइक्लिक है, इसमें कॉन्जुगेशन है। और उसके बाद अगर हम बात करें इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की या पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये इसमें 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि पेयर अगर देखा जाए तो ये ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने की बजाय अगर हम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लें तो वो हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाता है। मतलब अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास ऑड नंबर में होंगे तो ऐसे कंपाउंड को हम कहेंगे ये एरोमेटिक है, और अगर कहीं पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन नंबर्स में आ जाएंगे तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे वो एंटी एरोमेटिक हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है। उसके बाद अगर हम बी पार्ट की बात करें तो इसके अंदर पाई बॉन्ड नहीं है, तो इसका मतलब इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। अगर कॉन्जुगेशन नहीं है तो ये कंपाउंड जो होगा ये एरोमेटिक नहीं है। फर्स्ट कंपाउंड की बात करें तो ये होगा एरोमेटिक। अगर हम सेकंड कंपाउंड की बात करें तो ये होगा नॉन एरोमेटिक। और उसके बाद अगर हम थर्ड कंपाउंड की बात करें तो सबसे पहले हमने देखना है कि साइक्लिक है कि नहीं। साइक्लिक है। कॉन्जुगेशन की बात करें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है। उसके बाद अगर हम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसमें चूंकि इवन पेयर्स हैं, अगर हम बात करें तो ये एक पेयर है और ये सेकेंड पेयर है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें इवन नंबर में है, मतलब अगर हम देखें तो साइक्लिक, उसके बाद कॉन्जुगेशन इसमें है और पेयर्स इसमें इवन नंबर्स में है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये कंपाउंड हमारा है एंटी एरोमेटिक। तो हमने पढ़ा था कि जब हम तीनों को कंपेयर करते हैं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक, उसके बाद हम बात करते हैं नॉन एरोमेटिक की, और सबसे लीस्ट स्टेबिलिटी होती है एंटी एरोमेटिक की। तो अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखें तो हम लिख सकते हैं ए जो हमारा कंपाउंड है वो ज़्यादा स्टेबल है बी से, और वो ज़्यादा स्टेबल होगा सी से। तो ये होगा इसका करेक्ट ऑर्डर। इसके बाद अगर हम इसी से रिलेटेड एक और कंपाउंड ले लें, अब हमारे पास सेकंड पार्ट है। इसमें भी ऑलमोस्ट सारे कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो ये साइक्लिक तो सब हैं। उसके बाद अगर हम कॉन्जुगेशन देखें तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर नेगेटिव चार्ज है, फिर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। तो मतलब इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन भी है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो अब कितने हैं, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके अंदर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमने इस पेयर को भी काउंट करना है जो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स हमारे पास हैं वो इवन नंबर में है, मतलब ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, और 1 पेयर यहाँ पे है और दूसरा पेयर नेगेटिव फॉर्म में भी है। तो ये मतलब इवन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं। तो इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, ये होगा एंटी एरोमेटिक। ए हम लिख सकते हैं एंटी एरोमेटिक के लिए। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देख लें साइक्लिक कॉन्जुगेटेड है। उसके बाद अगर हम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पेयर्स अगर हम देखें तो 1 2, और ये भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसको भी काउंट करेंगे, टोटल पेयर्स हमारे पास आ जाएंगे ऑड नंबर में। तो इसको हम कहेंगे ये कंपाउंड हमारा होगा एरोमेटिक।
इसके बाद अगर हम सी की बात करें, थर्ड की बात करें, तो इसमें आप सबसे पहले देखते हैं साइक्लिक तो है, फिर हम देखेंगे कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब है कि इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, कहीं पे भी 2 सिंगल बॉन्ड्स नहीं आने चाहिए, तो इसका मतलब है ये कॉन्जुगेटेड नहीं है। अगर कॉन्जुगेशन नहीं है तो सिंपली हम इसको कहेंगे नॉन एरोमेटिक। एन एरोमेटिक मीन्स नॉन एरोमेटिक। तो अब हम देख सकते हैं कि इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर हम देखें तो जो बी है हमारे पास ये एरोमेटिक है, तो मतलब बी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद हम देखेंगे नॉन एरोमेटिक हमारे पास सी है, तो ये आएगा उसके बाद सी, और जो एंटी एरोमेटिक होगा वो सबसे आखिर में आएगा जो कि हमारा ए है इस केस में। तो ये जो फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया है ये तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास 3 डिफरेंट कैटेगरीज हमारे पास आ जाए, मतलब एरोमेटिक हो, नॉन एरोमेटिक हो और एंटी एरोमेटिक हो, तो उसको हम इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। अब अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, तो कोशिश करते हैं इसको क्लियर करने की। साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन देख लेते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड के बाद फिर डबल बॉन्ड है, तो मतलब ये है कि कॉन्जुगेशन इसमें है। अगर हम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसमें एक ही पेयर है हमारे पास, ये एक पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 1 पेयर है, और 1 को हम कहते हैं कि ये हमारा ऑड पेयर है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये कंपाउंड हमारा है एरोमेटिक। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है, मतलब कॉन्जुगेशन यहाँ पे भी है। साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है। अगर हम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पे भी एक ही पाई बॉन्ड है, मतलब एक सिंगल पेयर है, और उसको हम कहेंगे ऑड पेयर, इसका मतलब है ये कंपाउंड भी हमारा एरोमेटिक है। अगर हम थर्ड कंपाउंड की बात कर लें तो इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन देख लेते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, तो मतलब कंप्लीट कॉन्जुगेशन इसमें है। अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर ले तो 1, 2 एंड 3, इसमें 3 पेयर्स हैं, मतलब इसमें भी ऑड नंबर ऑफ पेयर्स हैं, तो इसको भी होना चाहिए एरोमेटिक। तो अगर हमारे पास तीनों ही एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं तो फिर अगर हमने डिसाइड करना हो कि इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने माइंड में रखना है, वो ये है कि जिसमें ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगी, मतलब जिसके ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, और वो हमें नॉर्मली कैसे पता चलता है, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जिसमें ज़्यादा कार्बन या ज़्यादा एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे कॉन्जुगेशन में, उसके नॉर्मली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी ज़्यादा होंगे। तो जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा कंपाउंड। ये कॉन्सेप्ट हम बार बार रिपीट करेंगे कि जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतना ही स्टेबल होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन है जो इन्वॉल्व हो रहे हैं कॉन्जुगेशन में, वो 7 है। तो इसके राउंड अबाउट 7 और 8 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। इसमें टोटल 4 है, इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन इन्वॉल्व हो रहे हैं वो 3 हैं, तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे नॉर्मली। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसमें देखेंगे तो नॉर्मली 4 रेजोनेटिंग, और इसमें 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। तो मतलब ये है कि जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे किसी कंपाउंड में उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि सी जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, हालांकि तीनों एरोमेटिक है। उसके बाद हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी, और इनके कंपैरिजन में देखेंगे तो सबसे कम स्टेबल होगा हमारा ए। तो ये इसका एक करेक्ट ऑर्डर है जिससे हम देख सकते हैं कि अगर सारे कंपाउंड्स एरोमेटिक हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखते हुए हम स्टेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब हम देख लें तो साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन देख लेते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी इन्वॉल्व होगा कॉन्जुगेशन में, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब है इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है।
इसी तरह से अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें भी लोन पेयर्स की वजह से, इसमें भी एक लोन पेयर है और ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसको भी कहेंगे ये कॉन्जुगेटेड भी है, साइक्लिक भी है। इसी तरह से कॉन्जुगेशन अगर थर्ड में देखें तो यहाँ पे भी वही पैटर्न है, तो सब में कॉन्जुगेशन भी है, साइक्लिक भी है। तो इसका मतलब ये होगा कि अब हमें देखना है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो एक पेयर तो एक पाई बॉन्ड का है, एक पेयर ये सेकंड पाई बॉन्ड का है, और ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहा है इसको भी काउंट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 है, और इसके जो पेयर्स बनेंगे वो 3 पेयर्स बनेंगे, मतलब ये ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको कहेंगे ये कंपाउंड हमारा है एरोमेटिक। इसी तरह से इसमें भी देख लेंगे तो ऑड पेयर्स हैं, ये भी एरोमेटिक होगा और ये भी एरोमेटिक होगा। इस केस में तीनों कंपाउंड्स एरोमेटिक है, और तीनों की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक जितने हैं रिंग के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों कंपाउंड जो हैं इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी ऑलमोस्ट सेम है। उसके बाद इनकी कॉन्जुगेशन की बात करें तो वो भी सेम है। तो अब हमें क्या पता चलेगा कि इनमें से स्टेबल कौन सा है और लेस स्टेबल कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हम बात करते हैं रेजोनेंस की या मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें ये एक ट्रेंड देखना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम देखते हैं NH2, उसके बाद हम देखते हैं OH है, उसके बाद अगर OCH3 है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ अगर कोई अल्काइल ग्रुप है तो ये नॉर्मली ट्रेंड है। लेकिन जब इसके अंदर सल्फर भी इन्वॉल्व हो जाए तो सल्फर का मेसोमेरिक इफेक्ट इन सब से ज़्यादा होगा। मतलब जितना ज़्यादा मेसोमेरिक इफेक्ट उतना ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा ड्यू टू रेजोनेंस। मतलब जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ही स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी या एरोमेटिसिटी भी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो मेसोमेरिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो सल्फर है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा सल्फर, उसके बाद नाइट्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन। तो ट्रेंड इसका क्या होना चाहिए, जो C है हमारे पास ये ज़्यादा स्टेबल होगा B से, और B ज़्यादा स्टेबल होगा A से। तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर होता है। इसलिए जब हम रेजोनेंस एनर्जी को कंपेयर करते हैं तो रेजोनेंस एनर्जी नॉर्मली हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी को अगर हम कंपेयर करते हैं थायोफीन के साथ तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी जो है वो नॉर्मली कम होती है बेंजीन से, लेकिन बाकी जितने कंपाउंड्स हैं उनसे ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन के बाद आएगी थायोफीन की, और उसके बाद हमारे पास आता है जो कंपाउंड नाइट्रोजन इन्वॉल्व जिसमें हो रहा है, पायरोल जिसको कहेंगे, और उसके बाद अगर ऑक्सीजन की बात करें तो फोरेन, तो ये फ्यूरेन, या अगर पायरोल की बात करें तो कंपैरेटिवली ये लेस स्टेबल होंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि किसी कंपाउंड की एसिडिक नेचर बताएं कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, ये भी एरोमेटिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको समझने से पहले अगर हम ये देख लें कि अगर हमारे पास एसिड की बात करें, जैसे सपोज हमारे पास HCl एक एसिड है और इसकी अगर हम आयोनाइजेशन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन ये प्रोड्यूस करता है और रिमेनिंग पार्ट इसके ऊपर नेगेटिव एनाइन बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई कंपाउंड अगर एसिडिक नेचर शो करता है तो वो प्रोटॉन लूज करेगा और उसके ऊपर चार्ज होगा नेगेटिव। तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कोई कंपाउंड कितना स्टेबल है और उसी हिसाब से हम उसको कैटेगराइज करेंगे कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा लेस स्टेबल है। तो अगर हम डायरेक्ट देखना चाहें, अगर इसकी हम बात करें तो ये sp3 कार्बन है और इसमें से अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से जाता है और अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे
लूज करता है और प्रोटॉन की फॉर्म में यहाँ से इवॉल्व होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो कार्बन हमारे पास आएगा इसके ऊपर चार्ज होगा नेगेटिव और हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा पॉजिटिव फॉर्म में, प्रोटॉन की फॉर्म में। इसी तरह से जहाँ से भी ये प्रोटॉन रिमूव होगा उसी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कंपाउंड जो है वो एसिडिक नेचर शो करने के बाद स्टेबल है कि नहीं। जैसे अगर यहाँ से भी एक हाइड्रोजन हम रिमूव करें, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से एक रिमूव करें तो इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर ये एसिडिक नेचर शो करते हैं तो उसके बाद देखेंगे कि कौन सा कंपाउंड स्टेबल है। अगर हम इसकी बात करें तो अब ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस है, इसमें कॉन्जुगेशन है। लेकिन अगर हम अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लें तो नेगेटिव का मतलब भी है एक पेयर, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर यहां पे कितने होंगे 1 और 2, जो कि हमारे पास है इवन नंबर। और इवन नंबर का मतलब ये होगा कि ये कंपाउंड होगा एंटी एरोमेटिक। अब अगर हम इसकी बात करें तो अब इसमें जो नंबर ऑफ पेयर्स है वो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स की बात करें तो वो 3 है। तो 3 का मतलब है ये ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये कंपाउंड होगा एरोमेटिक। अब अगर इसकी बात करें तो प्रोटॉन लूज करने के बाद इसमें डबल बॉन्ड तो है, सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, मतलब इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। अगर कॉन्जुगेशन नहीं है तो या तो ना तो इसको हम एरोमेटिक कह सकते हैं और ना ही इसको हम एंटी एरोमेटिक कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे नॉन एरोमेटिक, N फॉर नॉन और A फॉर एंटी। तो ये हमारा कंपाउंड जो होगा इसको कहा जाएगा ये नॉन एरोमेटिक है। तो अब हमारे लिए इजी है कि हम इसको कैटेगराइज करें, इनको हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेंशन करें। तो जो एरोमेटिक है ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो जो B हमारा कंपाउंड होगा वो सबसे स्टेबल होगा। उसके बाद होगा C, चूँकि नॉन एरोमेटिक है वो कंपैरेटिवली स्टेबल होते हैं। और सबसे कम जो स्टेबल हमारे पास कंपाउंड होना चाहिए वो होगा A। तो ये करेक्ट सीक्वेंस होगा अगर हमारे पास एसिडिक नेचर की बात करें। तो जो कंपाउंड प्रोटॉन लूज करने के बाद ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में रह सकता है वो जल्दी प्रोटॉन लूज करेगा, क्योंकि वो तो अनस्टेबल से स्टेबल फॉर्म में जा रहा है। और जो कंपाउंड किसी अनस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा प्रोटॉन लूज करने के बाद, वो कंपैरेटिवली रेजिस्टेंस शो करेगा और वो स्लो रिएक्शन परफॉर्म करेगा। तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा एरोमेटिक। उसके बाद जो एसिडिक नेचर होगी वो नॉन एरोमेटिक की होगी और लीस्ट एसिडिक नेचर शो करेगा हमारा जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें, बेसिक नेचर की बात करें, तो बेस की डिफरेंट डेफिनेशंस हम यूज़ करते हैं। उनमें से एक जो इम्पॉर्टेंट है लीविस कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, कि कोई भी ऐसा स्पीशी जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है उसको हम कहते हैं वो बेस है, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करते हैं उनको हम कहते हैं एसिड्स। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास जो फर्स्ट कंपाउंड है इसमें अगर हम देखें तो ये कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, वो सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास तो है, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो बेस प्रॉपर्टी शो कर सकता है। इसी तरह से इसके पास भी नंबर ऑफ पेयर्स अगर बात करें तो ऑक्सीजन के पास 2 हैं, नाइट्रोजन के पास भी 1 पेयर है, और इस तरह से इस नाइट्रोजन के पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये बेसिक प्रॉपर्टीज शो कर सकते हैं। लेकिन अब हमने ये देखना है कि हमारे पास अवेलेबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं जो बेसिक प्रॉपर्टीज शो करेंगे। जैसे अगर हम फर्स्ट कंपाउंड की बात करें तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये तो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, और जो भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो जाता है वो अवेलेबल नहीं होगा, उसको हम यूज नहीं कर सकते, मतलब वो हमारे हाथ से गया। और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको यूटिलाइज किया जा सकता है बेसिक प्रॉपर्टीज के लिए। तो इसका मतलब है इसके पास एक लोन पेयर है
लेकिन ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसका मतलब है ये बेसिक प्रॉपर्टीज शो नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो ये तो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन ये नाइट्रोजन की बात करें तो इसके साथ ऑलरेडी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, मतलब इस पेयर को कॉन्जुगेशन के लिए ये यूज नहीं करेगा। और इसी तरह से ये ऑक्सीजन के पास एक और लोन पेयर भी है जो कि अवेलेबल है, बेसिक प्रॉपर्टी शो कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास 2 लोन पेयर्स हैं जो बेसिक नेचर शो कर सकते हैं। और अगर हम एनालिन की बात करें तो इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि यूज हो सकता है बेसिक प्रॉपर्टीज के लिए। तो अब हमें ये देखना है कि जितने ज्यादा लोन पेयर्स अवेलेबल होंगे उतना ही ज्यादा बेसिक करैक्टर भी होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये हमारे पास बी है, ये सबको हम बी कंसीडर कर रहे हैं, और ये हमारे पास सी है। तो ज्यादा लोन पेयर किसके अंदर है? बी के अंदर, तो मतलब ये ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टीज शो करेगा। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे होगा वो हमारे पास ये कंपाउंड एनालीन है, क्योंकि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो ये भी इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन जो फर्स्ट कंपाउंड हमने लिखा है इसके अंदर नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अवेलेबल नहीं है बेसिक प्रॉपर्टीज के लिए, तो ये लीस्ट बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इस तरह से हमारे पास और भी काफ़ी इसी तरह से कंपाउंड्स हमें दिए जा सकते हैं कि जैसे अगर हमें दिया जाता है पिरिडीन, उसमें भी नाइट्रोजन इन्वॉल्व होगा, तो आप देखेंगे कि उस नाइट्रोजन का जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इन्वॉल्व होगा कॉन्जुगेशन में कि नहीं। और इसी तरह से अगर कोई और कंपाउंड हमें दिया जाता है तो इसमें कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कंपाउंड चेंज हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं जी नंबर 4 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। और पूछा ये जाता है कि बताएं कि इनमें से कौन सा रिएक्शन कंप्लीट होगा, कौन सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या कौन सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं। जब हम बात करते हैं किसी भी अल्कली मेटल की तो नॉर्मली इसमें सोडियम या पोटेशियम इन्वॉल्व होते हैं। तो जब भी हम किसी फुली कॉन्जुगेटेड कंपाउंड की बात करेंगे और उसको हम किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा कि जो भी बॉन्ड इसके अंदर होगा वो होमोलिटिकली ब्रेक होगा, मतलब होमोलाइज होगा। होमोलिटिक फिजन का मतलब हमने पढ़ा था कि अगर कोई बॉन्ड है और वो इस तरह से ब्रेक हो कि दोनों कार्बन के पास इक्वली इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो ऐसे ब्रेकिंग को हम कहते हैं होमोलाइसिस। तो इसमें अगर होमोलिटिक फिजन होती है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। और हमें ये पता है कि जो सोडियम है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम है, मतलब बहुत आसानी से ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को प्रोवाइड करेगा तो इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आएगा। और अगर हम नंबर ऑफ सोडियम डबल कर लेते हैं तो एक और इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास भी आ सकता है। तो इससे क्या होगा कि ये जो हमारे पास अब कंपाउंड है, डबल बॉन्ड ऑलरेडी था, इसको हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका मतलब भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एक और नेगेटिव साइन यहां पे लगाते हैं, इसका मतलब भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन के बाद हमने देखना है कि क्या ये कंपाउंड पहले ज्यादा स्टेबल था या बाद में ज्यादा स्टेबल हो रहा है, और वहीं से हमें पता चलेगा कि कंपाउंड जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं। पहले अगर हम देखते हैं तो अगर हम पहले वाले बॉन्ड को कंसीडर करते हुए देखें तो इसमें कॉन्जुगेशन वगैरह तो है, लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ पेयर्स इसमें 2 हैं, इवन नंबर ऑफ पेयर्स हैं, तो इसका मतलब है ये था एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। उसके बाद अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो अब इसमें कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। और उसके बाद अगर हम इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं उन सब को हम काउंट करते हैं, तो ये 1, 2 and 3 पेयर्स हैं, मतलब ऑड नंबर ऑफ पेयर्स। तो ऐसे कंपाउंड को हम कहेंगे ये है एरोमेटिक।
ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो कंपाउंड होगा एरोमेटिक। तो पहले ये एंटी एरोमेटिक था, सोडियम इसमें रिएक्शन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन और इसको प्रोवाइड करेगा, तो ये एरोमेटिक में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जितने पेयर्स पहले हैं उसमें एक और पेयर ऐड होगा सोडियम के रिएक्शन के बाद, तो हमें पता चल जाएगा कि कंपाउंड पहले क्या था और बाद में क्या होगा। जैसे अगर पहले 2 पेयर्स थे, इवन पेयर्स थे, एक और पेयर मिला तो ये ऑड पेयर में कन्वर्ट हुआ एरोमेटिक। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो इसके पास ऑलरेडी 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमारा कंपाउंड बेंजीन है और इसको सोडियम के साथ अगर हम रिएक्ट करते हैं तो इसका मतलब है एक और पेयर इसको भी मिलेगा। उसी तरह से दोनों कार्बन के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव साइन आएगा और एक और पेयर इसको मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो जाएंगे? 4, और 4 इवन नंबर में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब है कि ये बनेगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, जो कि ये कभी भी नहीं बनना चाहेगा। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल कंडीशंस पे सोडियम के साथ बेंजीन रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि पहले स्टेबल है तो वो अनस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हमें पूछा जाता है कि जहां पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, वहां पे अगर हम सोडियम या पोटेशियम को रिएक्ट करें तो नॉर्मली रिएक्शन कैसा होता है? वहां से हमेशा जो हाइड्रोजन गैस है वो लिबरेट होती है। रिएक्शन कैसा होता है? रिएक्शन इस तरह से होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पे डोनेट करेगा और खुद ये हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में यहाँ से निकलेगा और इस कार्बन के ऊपर चार्ज फिर आ जाएगा नेगेटिव। अब ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा प्रोटॉन की फॉर्म में, ये उसी तरह से जो पोटेशियम हमारे पास है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी बहुत ही कम है, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में। और चूंकि अगर एक हाइड्रोजन लिखते हैं तो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस हम इसको लिख सकते हैं। तो लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा, पहले प्रोटॉन एलिमिनेट होगा और फिर जो मेटल है वो इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा और जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद रिडक्शन के बाद कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में। तो हमें क्या देखना है कि रिमेनिंग जो कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आ रहा है। इसकी अगर हम बात करें तो इसके पास पहले एक पेयर था, एक पेयर इसको और मिल गया। नंबर ऑफ पेयर्स इसमें कितने हो गए? ऑड से इवन में कन्वर्ट हुआ, मतलब पहले ये स्टेबल था, अब ये हो रहा है अनस्टेबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल कंडीशंस पे ये प्रेफर नहीं करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को अगर यहाँ पे अप्लाई करें और इसके पास भी एक पेयर इसको दे दिया जाए, पहले इसमें 1 और 2 इवन नंबर से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हम कर रहे हैं और एक और पेयर मिलने के बाद ये कन्वर्ट हो गया ऑड नंबर में। तो जिसका मतलब है कि अब ये कन्वर्ट हो गया है एरोमेटिक में। पहले ये था एंटी एरोमेटिक और रिएक्शन के बाद ये कन्वर्ट हो रहा है एरोमेटिक में। तो इसका मतलब ये होगा कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इस तरह से पास्ट पेपर्स में डिफरेंट कंपाउंड्स हमें दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप बताएं कि किसी अल्कली मेटल के साथ रिएक्शन करें तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं। तो कॉन्सेप्ट यही होगा कि हमें देखना होगा कि कंपाउंड पहले किस फॉर्म में है और रिएक्शन के बाद उसमें क्या एडिशन होगा और उसके बाद वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो वहीं से हम इसको डिसाइड करेंगे। आते हैं नंबर 5 की तरफ और ये भी एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये पूछा जाता है फॉर्मेशन ऑफ येलो और पेयर येलो प्रेसिपिटेट्स की बात पूछी जाती है और डिफरेंट कंपाउंड्स हमें दिए जाते हैं और कहा जाता है कि बताएं कि कौन सा ऐसा कंपाउंड होगा जो येलो प्रेसिपिटेट्स देगा और कौन सा ऐसा होगा जो येलो प्रेसिपिटेट्स नहीं देगा। तो पहले हम एक जनरल ट्रेंड देख लेते हैं। वो क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड हो और आप इसको रिएक्ट करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो जो मेजर प्रोडक्ट्स बनती हैं वो क्या है कि आर जो है अल्काइल जो है वो कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होता है और जो सिल्वर है वो किसी भी हैलोजन के साथ कंबाइन हो जाता है और ये डिफरेंट प्रेसिपिटेट्स देता है। पीपीटी फॉर्मेशन आती है
जैसे अगर यहाँ पे हम लगा देते हैं ब्रोमीन तो सिल्वर ब्रोमाइड होगा, तो उससे पेल येलो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। अगर यहाँ पे हम लगा देते हैं आयोडीन, आयोडाइड लगा देते हैं तो उससे नॉर्मली येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। और इसी तरह से अगर हम क्लोरीन लगा देंगे तो उससे नॉर्मली वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। तो ये जो प्रेसिपिटेट्स हैं ये तब ही बनेंगे जब रिएक्शन होगा, कंप्लीट रिएक्शन होगा, तो तब ही ये प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन होना है कि नहीं? अगर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं उसी तरह से सिल्वर नाइट्रेट, तो अब हमें ये पता है कि ब्रोमीन जो है वो ब्रोमाइड की फॉर्म में निकलेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जहां पे ये अटैच था उसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये बन जाएगा कार्बोकैटायन। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा AgBr और प्लस हमारे पास जो भी हमारा कंपाउंड था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब हम ये देखेंगे कि कंपाउंड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसको क्या हो गया, अच्छा इसको अगर हम ये देख लें कि यहाँ पे पहले हमारे पास यहाँ पे अगर ब्रोमीन अटैच था तो ये जो कार्बन था ये sp3 था, मतलब ये कॉन्जुगेशन नहीं कर सकता था क्योंकि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और उसके बाद ये sp3 था, फिर सिंगल बॉन्ड था। लेकिन रिएक्शन के बाद अब ये कन्वर्ट हो गया है पॉजिटिव चार्ज में, मतलब ये कार्बोकैटायन बन गया। तो अब अगर हम ये देख लें तो हमें पता चल गया कि ये कंपाउंड बना है एरोमेटिक, क्योंकि इसमें ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हमारे पास एक पाई बॉन्ड है और ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है कि पहले ये कंपाउंड जो था वो नॉन एरोमेटिक था, रिएक्शन के बाद कन्वर्ट हो रहा है एरोमेटिक में। तो इसका मतलब है ये प्रेफर करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इससे प्रेसिपिटेट्स बनेंगे पेल येलो या येलो प्रेसिपिटेट्स, डिपेंडिंग कि हम उसमें कौन सा हैलोजन ले रहे हैं। अब अगर इसकी बात करें तो इसमें ये हमारे पास भी पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो नंबर ऑफ पेयर्स इसमें भी 2 है, और अगर ये रिएक्शन करते हैं इसी तरह से सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो इसके बाद ये कन्वर्ट होगा कुछ इस तरह से कि डबल बॉन्ड और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और यहाँ पे sp3 कार्बन है, तो मतलब यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है तो कंपाउंड हमारा नॉन एरोमेटिक है। लेकिन अगर ये कॉन्जुगेशन में आ जाता है और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 2 हैं, तो ये कन्वर्ट हो रहा है एंटी एरोमेटिक में। तो हमने पढ़ा है कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल हैं एज कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो नॉर्मल कंडीशंस पे ये रिएक्शन नहीं होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये प्रेसिपिटेट्स नहीं देगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट हैलोजेंस हमें दिए जाते हैं और उसकी बेस पे हमसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन होगा, नहीं होगा, कौन सा फास्ट होगा, कौन सा स्लो होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपने सिंपल कॉन्सेप्ट रखना है माइंड में, तो होपफुली जो भी इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे हम उनको सॉल्व कर पाएंगे। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं और उससे रेलिवेंट भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और हम देखते हैं कि इनको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट पार्ट अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस किया था। फल्वलीन की अगर हम बात करें तो फल्वलीन्स में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जो कि फुली कॉन्जुगेटेड हैं और वो डबल बॉन्ड के साथ, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो उनको हम कहते हैं फल्वलीन्स। और उनसे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं और वो कौन कौन से हैं उनको हम देखते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था फल्वलीन्स भी कहते हैं, फल्वलीन भी कहते हैं। अगर हम इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास फुली कॉन्जुगेटेड कंपाउंड होंगे इस तरह से, जैसे 5 मेंबर रिंग है और एक और 5 मेंबर के साथ इसको हम अटैच कर देते हैं और इस तरह से हम इसको मेंशन करते हैं। इसी तरह से अगर एक और कंपाउंड हम लिख लें और फिर हम इनको कंपेयर करते हैं, एक हमारे पास फिर 5 मेंबर है
और दूसरा यहाँ पे हम 3 मेंबर ले लेते हैं और इसको इसी तरह से डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। एक और कंपाउंड हम लिख लेते हैं, जैसे अब यहाँ पे हम कोई एक और कंपाउंड ले लें, नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा इसमें लगा लेते हैं और इसके साथ भी हम कोई कंपाउंड इस तरह से अटैच कर लेते हैं। ये सारे कंपाउंड्स को हम नॉर्मली कहते हैं फल्वलिन्स। उसकी रीज़न ये है कि ये कॉन्जुगेटेड हमारे पास कंपाउंड्स है और ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के साथ अटैच हैं, तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को नॉर्मली हम फल्वलिन कहते हैं। हमने क्या समझना है वो ये है कि जब भी हमारे पास कोई भी कंपाउंड होगा जो डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, जैसे सपोज करें यहाँ पे हमारे पास ये है और हमें ये कहा जाता है कि आप बताएं कि ये कंपाउंड स्टेबल है कि नहीं, तो नॉर्मली ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है उसकी तरफ ये शिफ्ट होगा। तो हमें ये माइंड में रखना है कि बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद इस साइड पे यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि अब ये कंपाउंड स्टेबल है कि नहीं। लेकिन जब हम फल्वलिन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दोनों साइक्लिक कंपाउंड्स हैं और दोनों तरफ अगर हम देखें तो हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। तो फिर हमने कैसे डिसाइड करना है कि इस बॉन्ड को हमने किस तरफ शिफ्ट करना है। जिस तरफ ये बॉन्ड ब्रेक होगा किसी एक के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा और कहीं पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो बहुत सिंपल ट्रिक जो आपने रखनी है माइंड में वो ये है कि आप इसमें भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स काउंट करें, और चूंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है, नेगेटिव जो बॉन्ड है वो भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो फिर हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको हमें किस तरफ शिफ्ट करना चाहिए। जैसे अब ये जो हमारे पास एक 5 मेंबर्ड हमारे पास रिंग है और इसके पास 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, मतलब इवन पेयर्स हैं, इसके पास भी इवन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर हम डबल बॉन्ड को कहीं पे भी शिफ्ट करें तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज। जैसे अगर हम इसको ओपन करते हैं इस तरह से और इसके ऊपर हम चार्ज लिखते हैं, ये पॉजिटिव होगा और इसके ऊपर चार्ज होगा नेगेटिव। तो इससे क्या हुआ कि अब पहले ये sp3 थे, तो मतलब ये था कि इसके पास जो डीलोकलाइजेशन नहीं थी, कॉन्जुगेशन नहीं थी। लेकिन अगर हम अब देखें तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से कॉन्जुगेशन है। तो अब हम डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सा एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक रिंग है। तो इसमें देखें तो इसमें 2 पेयर्स पहले थे, ये पेयर भी काउंट होगा, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने बने 3, जो कि ऑड नंबर है। इसका मतलब है ये रिंग बनेगा एरोमेटिक। सेकंड रिंग की बात करें तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें कितने हैं 2, जो कि इवन नंबर है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से डीलोकलाइजेशन है इवन नंबर्स के साथ, इसको हम कहेंगे ये है एंटी एरोमेटिक, ए फॉर एंटी एरोमेटिक। अगर यही कॉन्सेप्ट हम इस पे अप्लाई करें तो इसमें हम देख रहे हैं कि पहले कंपाउंड में अगर हम देखें तो इसमें 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें एक पेयर है, मतलब ये हमारे पास जो है वो एरोमेटिक होगा और ये एंटी एरोमेटिक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम एक और पेयर इसको प्रोवाइड कर दें इस तरफ शिफ्टिंग करने से, तो इसके ऊपर चार्ज होगा नेगेटिव और इसके ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि नेगेटिव मिलने का मतलब ये होगा कि इसके पास भी एक और पेयर इसको मिलेगा, तो ये जो कंपाउंड होगा ये भी हो जाएगा एरोमेटिक। और उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये भी एरोमेटिक है, इसमें दोनों कंपाउंड्स एरोमेटिक है। अगर हम थर्ड कंपाउंड की बात करें तो इसमें एक तरफ 1, 2 और 3 ऑड पेयर्स हैं और एक तरफ भी ऑड है, तो मतलब दोनों ऑलरेडी एरोमेटिक हैं। तो इन दोनों में से किसी एक की तरफ अगर हम शिफ्टिंग करते हैं तो एक एरोमेटिक रहेगा और दूसरा एंटी एरोमेटिक बनेगा। तो हम क्या करेंगे कि हम इस तरह से शिफ्टिंग करेंगे ताकि जो हमारे पास बिगर नंबर्स हैं या लार्जर नंबर्स की अगर हम बात करें, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं रिंग में, बिगर रिंग है, तो उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आए ताकि वो एरोमेटिक रहे, और इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। मतलब इसमें अब ये एरोमेटिक है और ये जो कंपाउंड बनेगा ये एंटी एरोमेटिक है। तो इस तरह से अब अगर हमसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं
जैसे अगर फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, इसमें पूछा जा सकता है कि आप बताएं स्टेबिलिटी इन कंपाउंड्स की क्या है। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें और इसको अगर हम ए, इसको बी और इसको सी कंसीडर करें, तो हम ये देख सकते हैं कि जिसमें दोनों एरोमेटिक होंगे वो ज़्यादा स्टेबल है, तो मतलब बी जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो इन दोनों में एक एरोमेटिक है और एक एंटी एरोमेटिक है, तो जिसमें बिगर रिंग इन्वॉल्व होगा मतलब ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें एरोमेटिक कंपाउंड वो है जिसमें 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और इसमें कंपैरेटिवली लेसर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। तो इसका मतलब है कि सी ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू ए। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। इसके बाद इसमें हमसे पूछा जा सकता है कि आप बताएं रोटेशनल एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी। रोटेशनल एनर्जी का मतलब ये है कि ये जो डबल बॉन्ड्स बने हैं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स हैं, अगर यहाँ पे हम कंपाउंड्स को रोटेट करना चाहें तो बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको हम रोटेशनल एनर्जी कहते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि अगर एक कंपाउंड स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो वो इजीली बॉन्ड्स ब्रेक करेगा, उसकी रोटेशनल एनर्जी सबसे कम होगी, और जो कंपैरेटिवली अनस्टेबल फॉर्म में जा रहा होगा उसकी जो एनर्जी है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ये दोनों एरोमेटिक बन रहे हैं तो इसकी जो रोटेशनल एनर्जी है वो सबसे कम होगी, और जो सबसे अनस्टेबल है उसकी रोटेशनल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो मतलब ए जो होगा उसकी रोटेशनल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। और उसके बाद हम बात करेंगे तो बी, अगर हम देखते हैं सबसे अनस्टेबल हमारे पास ए है, उसके बाद सी होगा और सबसे कम जो होगी वो बी के लिए, क्योंकि बी ऑलरेडी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो इसको कम एनर्जी चाहिए होगी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। तो रोटेशनल एनर्जी का पूछा जा सकता है। इसी तरह से इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस हैं, इसमें डायपोल मोमेंट पूछा जा सकता है। तो डायपोल मोमेंट के लिए अगर हम देखें तो हमें पता है Q इंटू आर की बात की जाती है। तो डायपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो जो कंपाउंड जितना इजीली बॉन्ड ब्रेक कर सकता है उसमें चार्ज डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, चार्ज सेपरेशन उतनी ज़्यादा होगी, तो उसके अंदर डायपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जिसमें ज़्यादा एरोमेटिक करैक्टर है उसका डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। तो हम लिखेंगे जो बी है, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही इसमें अप्लाई होगा। तो इस तरह से हमसे एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड लेंथ की भी बात पूछी जा सकती है और भी डिफरेंट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये मैक्सिमम कुछ पार्ट्स है जो हमने डिस्कस करने थे। होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। नई वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।